शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम कल संडे के दिन इस वीडियो को हम अपलोड नहीं कर पाए थे। कल काफ़ी बिजी था मैं, ठीक है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया तो न्यूज़पेपर नहीं बना पाया था मैं। आज हम कल का न्यूज़पेपर और आज का न्यूज़पेपर दोनों का वीडियो अपलोड कर देंगे। संडे के दिन चूँकि हम साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए शुरुआत भी हम साइंस वाली न्यूज़ के साथ में ही कर रहे हैं। पहली जो न्यूज़ आई है वो विश्व के सबसे तेज कैमरे के माध्यम से हमने कंफर्म किया है हाउ फ्लेम्स फॉर्म सूट। ठीक है, जो फ्लेम होती है जिसको आग की हम लपट बोलते हैं, उसमें हमें कैसे करके सूट का निर्माण हो रहा है उसको हम देख पाए हैं। सूट मतलब होता है कालिक। जैसे कि ये एक इमेज आप देख रहे हैं, यदि हम किसी हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं तो ये इसकी लाल लाल फ्लेम है और ये इसकी क्या हो गई, काला काला, इसका कालिक हो गया। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसके साथ साथ में उनका साथ दिया था यूएस के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने निर्माण किया है विश्व का फास्टेस्ट सिंगल शॉट लेज़र कैमरा। विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेज़र कैमरा तैयार किया है जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 1000 गुना कैसा है, तेज काम करता है यदि हम इसके पूर्वजों को देखें तो, पूर्ववर्तियों को देखें तो। ठीक है, किस मामले में, कैप्चरिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइव्ड इवेंट। ठीक है, छोटे छोटे टाइम पीरियड वाले जो इवेंट हैं उनको कैप्चर करने के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब 1000 गुना तेज़ी से काम करता है। इन्होंने जो यूज़ किया था, द यूज्ड द कैमरा टू प्रोवाइड द मोस्ट प्रिसाइज व्यू ऑफ हाउ ए हाइड्रोकार्बन फ्लेम प्रोड्यूस सूट। कैसे करके हाइड्रोकार्बन की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस करती है सूट को, विच कैन टीच अस अबाउट हाउ दिस इम्पोर्टेंट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड इन किचन स्टोव। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किचन स्टोव में जो आप गैस जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन जलाते हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, ठीक है, तो किचन स्टोव में कैसे करके जो पॉल्यूटेंट है क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो कार इंजन हो, चाहे वो वाइल्ड फायर्स हो। इस आग के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, कैसे करके इनकी उत्पत्ति होती है। तो जो डिवाइस की टेक्निक है उसका नाम रखा गया है लेज़र सीट कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी, शॉर्टकट में कहें तो एलएस कप। तो इसकी खास बात ये है, ये रिजॉल्व कर सकती है ए प्लेन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम किसी प्लेन की बात करें, समतल सतह की बात करें, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे कि फ्लेम है या फिर स्प्रे और एनी टर्बाइड मीडिया, एंड कैन रिजॉल्व फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस के माध्यम से हम फिजिकल को अलग कर दे रहे हैं, केमिकल को भी अलग कर पा रहे हैं। कहाँ पर, आसमान में एंड टाइम। तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर दी जाती है। रिसर्चर की जो डिवाइस है ये कैप्चर कर सकती है इमेजेस को 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड। अब आप सोच सकते हैं कितना ये फास्ट फ्रेम है। उन्होंने यूज़ किया था इसका ताकि रिकॉर्ड किया जा सके एमिशन को, सूट टेम्परेचर को, प्राइमरी नैनो पार्टिकल साइज को, सूट एग्रीगेट साइज को, एंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक एक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स दैट फ्रॉम सूट। ये सारी चीज़ें जिसके चलते चलते सूट का निर्माण हो रहा है, कालिक का निर्माण हो रहा है, धुएं का निर्माण हो रहा है, उन जो छोटी छोटी चीज़ हैं उन सब की यहाँ पर जांच पड़ताल उन्होंने कर ली है। उनके पेपर के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्या पाया, स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इनको मिल गया था। ठीक है, एक ठोस ठोस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मतलब सबूत मिल गया था इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी एंड मॉडलिंग ऑफ सूट इंसेप्शन एंड ग्रोथ मैकेनिज्म इन फ्लेम्स।
तो सूट का कैसे करके इंसेप्शन होता है? इंसेप्शन होना मतलब शुरुआत या फिर प्रारंभ, और कैसे उसकी ग्रोथ होती है, इस थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सच एविडेंस कैन वैलिडेट मॉडल्स दैट प्रिडिक्ट सूट फॉर्मेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सूट चेंजेस, रेनफॉल पैटर्न्स एंड मेल्ट ग्लेशियर्स फास्टर्स। एक बात यहाँ पर और बताई गई थी कि जैसे कि इसकी जो सूट में चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, सूट चेंजेस रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल के पैटर्न में बदलाव आने से सूट में भी हमको चेंजेस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में मेल्ट के ग्लेशियर्स जो है फास्ट तरीके से, उसमें हमें फास्टर तरीके से मेल्टिंग देखने को मिलती है। एलएस कप तकनीक में शामिल है लेज़र सीड इमेजिंग सिस्टम, कंप्रेस्ड सेंसिंग सिस्टम, इसके साथ साथ में स्टैंडर्ड स्ट्रीक कैमरा शामिल है, ऐसा कहना डॉक्टर मिश्रा का। तो ये जो लेज़र सीट है, एक ऐसी सीट है किसकी? लेज़र लाइट की, जो कि इल्यूमिनेट करती है एक स्टेबल केरोसिन फ्लेम को। ठीक, इल्यूमिनेट करना मतलब जलाना। द सीट इज एमिटेड एज 15 नैनोसेकेंड वाइड पल्स शॉट 8 फ्लेम। तो ये जो सीट है वो एमिट करती है लगभग 15 नैनोसेकेंड वाइड पल्सिस शॉट को, फ्लेम को, ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इससे प्रभावित क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत पेड़ पौधों की जो कटाई की जा रही है और उसका क्या क्या बुरा असर हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल छापा गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कुछ बातें हमें बताई गई हैं। कब से? ठीक है, 1990 से ही यदि हम देखें तो 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू कन्वर्जन टू अदर लैंड यूजेस। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि आपका गांव किसी जंगल के किनारे में है, ठीक है, तो जंगल के किनारे में होने से धीरे धीरे करके उसकी जो ज़मीन है ना, उसके जो पेड़ पौधे हैं, काट काट के हम लोग क्या काम करते हैं, उसमें खेती बाड़ी चालू कर देते हैं। मतलब उस फॉरेस्ट का इस्तेमाल हम कहीं और कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, इसके साथ साथ में बायोफ्यूल निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम जो 11 बिलियन इंसान हैं उनका पेट भर सके। ठीक है, एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ऐसा पॉइंट आउट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 से ही यदि देखा जाए तो। दिस विल इन पार्टिकुलर अफेक्ट द ट्रॉपिकल रीजन सच एज इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। और इसका जो रिजल्ट रहेगा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले देश हैं उसमें है इंडिया, चाइना और अफ्रीका। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, काजेज़ यहाँ पर बताए जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में हम FAO बोलते हैं, इसने पब्लिश किया था ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट और बताया था कि पॉइंट आउट दैट 31% ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। हमारी पृथ्वी में 31% हिस्सा ऐसा है ज़मीन का, लैंड का, जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है। जब जो ट्रीज होते हैं गिरते हैं, ठीक है, दे लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ट्रीज आर फेल्ड, यहाँ जो फेल्ड वर्ड आया है इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है, पतित या फिर गिराया हुआ।
तो दे लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2। जब पौधा अपनी जीवन को ख़त्म कर देता है तो वो एक्यूमुलेट करके रखता है CO2 को, इकट्ठा करके स्टोरेज करके रखता है CO2 को इन द एटमॉस्फेयर, हैंस ग्लोबल वार्मिंग, और इसी से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब तक पौधा जिंदा है तब तक उसने CO2 को पकड़ के रखा है, जब उसकी डेथ हो गई तो समझ लीजिए अब वो कैसे करके CO2 को रोक के रखेगा। CO2 अब वायुमंडल में रिलीज होना ही है, और CO2 की मात्रा यदि बढ़ेगी वायुमंडल में तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो हम देख रहे हैं ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज हो गया है 11% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। डिफॉरेस्टेशन के चलते चलते जो ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है। उनमें शामिल हैं CO2, CH4, N2O और SO2, इसके साथ साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी की सारी जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद बात करी जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप की। आगे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है इसके चलते चलते हमें स्पाइक देखने को मिला है इन्फेक्शियस जर्म्स सच एज दोज काजिंग डिसीज सच एज मलेरिया, डेंगू, विच कैन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप आगे कहता है कि डिफॉरेस्टेशन के चलते चलते हमें कुछ इन्फेक्शियस जर्म्स में हम वृद्धि देख रहे हैं, और इनके चलते चलते मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है। डॉक्टर SB कार्डरेकर ये कहाँ के हैं, एनवायरमेंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं। उनका कहना है कि न केवल पौधे बल्कि सॉइल और वाटर इनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। 1% का भी इंक्रीज यदि हो रहा है डिफॉरेस्टेशन में तो इसका मतलब ये है 0.93% गिरावट हम देख रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में रूरल कम्युनिटीज़ में, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर, ओपन वेल्स के ऊपर, फ्लोइंग स्ट्रीम के ऊपर। यहीं से वो अपने पानी का सोर्स प्राप्त करते हैं, यहीं से पीने का पानी प्राप्त करते हैं गांव के लोग। इसके अलावा ये जो ट्रीज़ होते हैं ना वो रिलीज़ करते हैं पानी को एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किसके दौरान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, ट्रांसपीरेशन के दौरान, एंड दिस कम्स डाउन एज रेनफॉल, और इसी के चलते चलते वर्षा होती है। इसी के चलते चलते वर्षा होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना वो डबल इफ़ेक्ट होते हैं। लगभग 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, मतलब 3.9 बिलियन हेक्टेयर एरिया वो कवर्ड है पेड़ पौधों से। येट इन द नेम ऑफ फूड सप्लाई, लैंड यूज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी, ए लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स इन मैनी कंट्रीज़। तो कई सारी कंट्री में हम देख रहे हैं फूड सप्लाई के नाम से, ठीक है, लैंड का यूज़ किया जा रहा है डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में, इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी के लिए हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। भारत की क्या स्थिति रही है इसके बारे में बताया जाता है तो देखिए, भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22% हिस्सा है। इनमें से अंडमान और निकोबार के जो जुड़वा द्वीपों का जो कुल क्षेत्रफल का 87% है। ट्विन आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैव 87% ऑफ द टोटल एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, वो अंडमान एंड निकोबार में है। पंकज सेखसरिया बताते हैं कि औपनिवेशिक अंग्रेज़ों ने लकड़ी को कहीं और निर्यात करने के लिए वहाँ एक बंदरगाह स्थापित किया था। तो कॉलोनियल ब्रिटिश ने सेटअप किया था एक पोर्ट वहाँ पर, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट टिम्बर इल्सवेयर, यहीं से वो टिम्बर को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा वर्तमान सरकार अपनी नौसेना का विस्तार करने के लिए इन द्वीपों को भी टारगेट कर रही है और अधिक मुख्य भूमिवासियों को न केवल
वहाँ से भगाने के लिए, बल्कि यहाँ तक कि बसने के लिए, आकर्षित करने के लिए भी लक्ष्य लेकर के वो आई है। कुल मिलाकर के सो मच फॉर सेविंग दिस आइलैंड, ठीक है। मतलब कि बताया जा रहा है कि एक तो हम यहाँ पर नेवी को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं मोर मेन लैंडर्स को टू नॉट जस्ट विजिट बट इवन सेटल डाउन। लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, बसिए, ताकि हम इस प्रकार के जो आइसलैंड हैं इनको सेव कर सकें। अब हिमालयन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 21,000, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। 24,000 उत्तराखंड में, 16,000 हिमाचल प्रदेश में स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है फॉरेस्ट का है। Yet the government of India has removed a significant fraction of trees in order to build underpass and overpass highway in this region। लेकिन जब सरकार यहाँ पर विकास के नाम पर अंडरपास और ओवरपास हाईवे बना रही हैं, उस दौरान भी सरकार ने पेड़ पौधे काटे हैं। ठीक इसी प्रकार से गोवा में 2219 स्क्वायर किलोमीटर का हमें फॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। फिर भी गवर्नमेंट हेयर हैज़ कट ट्रीज इन द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग मुंबई टू गोवा बाई 4 लेन हाईवे। सरकार ने क्या काम करी है? गोवा और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए 4 लेन हाईवे बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ पौधे काटे गए हैं। मतलब जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसने लगभग 31,000 पेड़ पौधे यहाँ से काटे हैं। जाइंट बनियान ट्रीज़ की बात करी जाती है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 163 के 45 किलोमीटर के विस्तार को 2 से 4 लेन में शुरू करने के लिए तैयार है। लाइकवाइज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट टू स्टार्ट एक्सपांसन ऑफ द 45 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ NH 163। ठीक है, मतलब 2 लेन से 4 लेन इसको बनाने वाली है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। इसमें क्या होने वाला है? ये डिस्ट्रॉय कर देंगे 9,000 बनियान ट्रीज। कहाँ पर? चेवीला मंडल, तेलंगाना में। दीज जाइंट बनियान ट्रीज आर सेंचुरीज ओल्ड, सैकड़ों साल तक इनकी उम्र है। इस्टेब्लिश किए गए थे निजाम्स के द्वारा एंड अदर फॉरेस्ट लविंग ग्रुप्स के द्वारा। इन सम दीज आर सम ऑफ द इविल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वी शुड प्रोटेस्ट। ये सब बातें जिसके चलते चलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और हमें, ठीक है, इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मंगल ग्रह से आई है। मंगल ग्रह में जीवन की खोज के संकेत हम कैसे करके प्राप्त कर सकते हैं? तो जो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लोग पता कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या यहाँ पर लाइफ हो सकती है या फिर लाइफ के संकेत यहाँ पर हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसके माध्यम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कुछ एविडेंस को, पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को। इसके लिए हमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा और यही चीज़ हेल्प कर सकती है वैज्ञानिक लोगों को, ठीक है, ताकि वो फाइंड आउट कर सकें इस प्रकार के बायो सिग्नेचर्स मार्स ग्रह पर। वैज्ञानिक लोगों ने टेस्ट किया है कुछ एल्गोरिदम। कहाँ पर? चिली के अटाकामा डेजर्ट में, वेयर इट रिड्यूस्ड देयर सर्च एरिया बाई अप टू 97% एंड इंक्रीज देयर likelihood of finding एडोलिथ, ए टाइप ऑफ रॉक dwelling ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रॉक पर निर्भर रहने वाले ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है, मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे जीव जंतु हैं। टारगेटेड अप्रोच आर्गुमेंटेड बाय द डीप लर्निंग डिलीवर्ड 56 से 87% प्रोबेबिलिटीज ऑफ बायोसिग्नेचर डिटेक्शन वर्सेस लेस देन 10% फॉर रैंडम सर्चेस। रैंडम सर्चेस के माध्यम से हमें 10% ही पता लग पा रहा है, लेकिन यदि हम डीप लर्निंग के माध्यम से इसका पता लगाएं तो हमें 56 से 87% संभावना मिल जाती है कि यहाँ पर जीव जंतु को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो
मार्स ग्रह पर कैसे करके हम पता लगा सकते हैं जीवन का, तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मशीन लर्निंग का है। मशीन लर्निंग जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो शोधकर्ताओं ने चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक एल्गोरिदम का परीक्षण किया था, जहां इसने उनके खोज क्षेत्र को 97% तक कम कर दिया। और जो एंडोलिट है, जिस एक प्रकार की रॉक निवासी जीव होता है ना, कि खोज उनकी संभावना को 88% तक बढ़ा देती है। और रिजल्ट की यदि हम बात करें तो जहां आप ऐसे ही करके नॉर्मली खोजने जाओगे तो 10% जीवन के संकेत ही मिल पाएंगे, लेकिन यदि आप इस टेक्निक का सहारा लेते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है, ये 50 से लेकर के 80% तक हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसके बाद 20 साल बाद क्या हुआ, कंट्रीज फोर्स ए हिस्टोरिक हाई सी ट्रीटीज। तो लगभग 20 साल के बाद जो है हाई सीज के ऊपर ट्रीटी की गई है, जिसका हमने डिस्कशन किया भी है। तो 20 साल की बातचीत चली थी, ठीक है। इसको आप एक मैराथन दौड़ कह दीजिए, 38 घंटे की फाइनल सेशन ऑफ नेगोशिएशन। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एग्री हो गए हैं कि हम एक फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें मैरीन बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड कर सकें ओवरसाइट ऑफ इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर के ऊपर हम नज़र रख सकें। अब जो इंटरनेशनल वाटर है वो वाटर का एक ऐसा एरिया है, जैसे हम भारत की समुद्री सीमा को देखें तो कुछ किलोमीटर तक ही हमारी लिमिटेशन है। उसके बाद यदि हम कहें कि यहीं की मछली हम ही बस पकड़ेंगे, कोई और नहीं पकड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर किसी का भी न्याय क्षेत्र नहीं आता है, वो एरिया आ जाता है इंटरनेशनल वाटर्स का। तो हाल ही में जो हाई सी ट्रीटी साइन की गई है, ये कवर करती है उस पानी को जो कि किसी भी कंट्री के नेशनल जुरिडिक्शन से बाहर है। मतलब जैसे हमारे भारत की जो समुद्री सीमा है उससे 370 किलोमीटर, विच एक्सटेंड 370 किलोमीटर फ्रॉम देयर सोर्स। दिस वाटर अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। और ये जो पानी है हमारी पृथ्वी की सरफेस का 70% हिस्सा घेरे हुए हैं। ये ट्रीटी इस्टेब्लिश करेगी एक मैकेनिज्म को ताकि डिज़ाइन कर सकें हम मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया को। इसके साथ साथ में क्रिएट कर सकें एक ग्रुप को ताकि ओवरसी कर सकें हम इससे रिलेटेड रेगुलेशन को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ आई है शॉर्ट में हमारे लिए, इसको आप ज़रूर देखिए। अब डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, केसेस ऑफ डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल राइजिंग ग्लोबली। पूरे विश्व भर में हम देखें तो डायबिटी और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के जो केसेस हैं उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो टाइप 2 प्रकार का जो डायबिटीज़ के केसेस हैं और उसकी जो संख्या है विश्व भर में हम देख रहे हैं, उसमें 1.5% सालाना वृद्धि देखने को मिल रही है बिटवीन 2000 से लेकर के 2019 तक का आंकड़ा देखें तो। वहीं 2019 में क्या हुआ था, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, इसके साथ साथ में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है, इसने कितने लोगों को मार दिया है, 5 मिलियन लोगों को ओबेसिटी ने। ब्लड कोलेस्ट्रॉल ने 4.5 मिलियन लोगों को। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट डेथ रेट देन द स्टडी मेक इट सीम। जैसा अध्ययन से हमें लग रहा है, लेकिन हम डेथ की जो रेट है उसका सही आंकड़ा नहीं लगा पा रहे हैं। पीपुल आर ईटिंग अनहेल्दी फूड विथ लेस एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्या काम कर रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं। इसके अलावा इनकम की असमानताएं हम देख रहे हैं, कुछ लोग गरीब हैं तो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। ठीक है, मतलब जो अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है और सबसे ज़्यादा पैसा अपने जेब में रखे हुए हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी एग्जरबेट द बर्डन ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज़। इनकम इनइक्वालिटी के चलते चलते मेटाबॉलिक डिसीज़ का जो बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है, विथ पीपुल इन लो टू मिडल इनकम कंट्रीज़ बीयरिंग द बर्न। सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो
इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। खाली चुनाव है इसलिए कोई काम नहीं करना चाहिए जी, उनको तो जब तक उनका कार्यकाल है तब तक काम उनको करते रहना चाहिए। बम्बल बीज के ऊपर ठीक है कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड ये आंसर छपा है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बम्बल बीज का हम पिक्चर देखेंगे कैसी ये दिखाई देती है। तो बम्बल बी से रिलेटेड कुछ रिसर्च आई है, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। ये देख लीजिए पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। ये ठीक है, हनी बी जिसको आप बम्बल बी बोल रहे हैं, मधुमक्खी के बारे में यहाँ पर स्टडी किया गया है। बम्बल बी जिसको हम बोल रहे हैं भौरा, ठीक है, हिंदी में क्या बोल दे रहे हैं हम इसको, भौरा बोल दे रहे हैं। तो ये जो बम्बल बी है सोशल एजुकेशन के लिए कौन सी भूमिका निभाती है, इसके बारे में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हाल ही में एक नया अध्ययन आया जिसमें पता चला है कि जो भौरे होते हैं अन्य मधुमक्खियों को देखकर और उनसे सीखकर अपने व्यवहार में नए प्रवृत्तियां लेकर के आते हैं। ये ठीक है कि व्यवहार का एक रूप, एक अलग संस्करण की खोज होने पर भी कॉलोनी के माध्यम से तेजी से फैल सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मधुमक्खियों से सीखते हैं, फिर आप इनकी जो एजुकेशन है उसको क्या काम करते हैं, अपने कॉलोनी में फैलाते हैं। एक स्टडी में ये पता चला है कि जो बम्बल बीक्स होती हैं वो पिकअप करती हैं न्यू ट्रेंड को सीखती हैं इन दियर बिहेवियर बाय वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर बीज, अदर मधुमक्खियों से ये सीखते हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया था, तो वैज्ञानिक लोगों ने डिज़ाइन किया था 2 ऑप्शन पजल बॉक्स। ठीक है, 2 ऑप्शन वाला एक पजल बॉक्स तैयार किया है वैज्ञानिक लोगों ने। दैट कुड बी ओपनड आइदर बाय पुशिंग ए रेड टैप क्लॉकवाइज और ए ब्लू टैप काउंटर क्लॉकवाइज टू रिवील 50% सुक्रोज सॉल्यूशन रिवार्ड। तो एक टैब है आपका रेड टैब और दूसरा है ब्लू टैब। रेड टैब कैसा है, क्लॉकवाइज है, और जो ब्लू टैब है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब रेड टैब और ब्लू टैब, यदि मधुमक्खियों को 50% सुक्रोज ऑफ सॉल्यूशन चाहिए रिवार्ड के तौर पर, ठीक है, तो मधुमक्खियाँ किस रास्ते पर चलेंगी। इनमें से हो गई हैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेटर, बीज वर ट्रेन टू यूज़ आइदर रेड और ब्लू टर्म। कुछ मधुमक्खियाँ जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटर बीज कह रहे हैं उनको कह रहे हैं आप रेड वाले रास्ते में जाइए या फिर ब्लू वाले रास्ते में जाइए, और जबकि जो ऑब्जर्वर बीज हैं उनको हम कह रहे हैं अभी आप यहीं रहिए, उनको देखिए फिर जाना। तो व्हेन इट वाज द ऑब्जर्वर्स टर्न टू टैकल द पजल, अब हम क्या काम कर रहे थे, ऑब्जर्वर लोगों को भी कहे तुम भी जाओ। उन्होंने रिपीटली चूज़ किया था यूज़ द सेम मेथड दैट दे हैड सीन, उन्होंने जो रास्ता देखा उसी रास्ते में वो गई थी। इवन आफ्टर डिस्कवरिंग द अल्टरनेटिव ऑप्शन, जबकि उनको पता था अल्टरनेट ऑप्शन है। दिस प्रिफरेंस फॉर द टफ ऑप्शन वाज मेंटेन्ड बाई होल कॉलोनीज। इसका मतलब ये है पूरी की पूरी कॉलोनी एक रास्ते पर चलती है। विथ ए मीन ऑफ 98.6% ऑफ बोथ ऑप्शनिंग मेड यूजिंग द टाट मेथड, मतलब सीखी हुई मेथड से उन्होंने हनी को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद फॉरेन वाले पेज पर यदि हम देखें तो इंडोनेशिया का जो मेरापी वाल्कोनो है वो फिर से इरप्ट हो गई है और इसने कवर कर लिया है आसपास के गांवों को। स्मोक और ऐश मतलब राख से ये गांव प्रभावित हो रहे हैं।
इंडोनेशिया का जो माउंट मेरापी है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वाल्कानो के अंतर्गत मानी जाती है। ये फिर से इरप्ट हुआ था, ठीक है, प्रकटित हुआ था सैटरडे के दिन, स्पीविंग आउट स्मोक एंड एसेस दैट ब्लैंकेटेड विलेज नियर द क्रेटर। तो वाल्कानो का जो क्रेटर होता है, मुख होता है, वहाँ से हमें धुआं निकलते हुए दिखा, हमको राख निकलते हुए दिखी, और इस धुएं और राख ने गांव के ऊपर एकदम चादर सी बिछा दी थी। देयर वर नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटीज़, लेकिन कैजुअलिटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। द मेरापी वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी ने एस्टिमेशन लगाया है कि ये जो एसेस है, राख है, ये कहाँ तक पहुँच सकती है, 3000 मीटर एबव द समिट। ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर, 3000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता, तो 3000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज बताई जा रही है। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हमारी हो जाती है कौन सी, माउंट मेरापी वाल्केनो। किस देश से रिलेटेड है, इंडोनेशिया से रिलेटेड है, करंट में ये न्यूज़ में है। इसीलिए आप ये देख लीजिए कि पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत इसको सही जोड़ी के रूप में हमसे पूछा जा सकता है कि माउंट मेरापी वाल्कनो का संबंध किस देश से है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ही यदि हम देखते हैं तो ईरान का कहना है कि हम एक डील करने वाले हैं, रसिया से सुखोई फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। ईरान ने फाइनलाइज कर दिया है एक डील को कि हम खरीदेंगे सुखोई 35 फाइटर जेट रसिया के साथ में। एक स्टेट मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला है। एज डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज डीपन्स, क्योंकि रसिया और ईरान के बीच में संबंध गहरे होते जा रहे हैं। इसके बाद वाली जो खबर हम देखने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और एक ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक कमेटी का गठित किया जाना चाहिए जो कि देखरेख करेगी ट्रांसफ़र एंड इंपोर्ट ऑफ कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स। तो कैप्टिव मतलब जिनको आप जंगल से पकड़े हैं या फिर बाहर किसी देश से आप एनिमल्स को मंगा रहे हैं, तो उसकी देखरेख करने के लिए एक कमेटी को गठित किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है अपने जुरिडिक्शन और पावर को ऑफ ए हाई पावर्ड कमेटी को। ठीक है, अपनी पावर किसको दे रहा है, हाई पावर्ड कमेटी को। इसके लीडर कौन रहेंगे, फॉर्मर जज रहेंगे, ठीक है, जस्टिस दीपक वर्मा, ताकि कंडक्ट करा सके नेसेसरी चेक्स एंड अंडरटेक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कंसर्निंग द इम्पोर्ट, ट्रांसफ़र, प्रोक्योरमेंट, रेस्क्यू, रिहेबलाइजेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसमें इंक्लूड है दोज इन कैप्टिविटी अक्रॉस इंडिया। तो एनिमल का इंपोर्ट हो रहा है, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, उनको प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, रिहेबलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये सारे कामों की देखरेख कौन करेगी, ये कमेटी करेगी, जिसके हेड कौन रहेंगे, फॉर्मर जज रहेंगे इसके लीडर। द एम्बिट ऑफ द कमेटी वाज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड टू त्रिपुरा एंड गुजरात। पहले इस प्रकार की कमेटी को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, कहाँ तक, त्रिपुरा और गुजरात तक सीमित कर दिए थे। आज के टाइम में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट हैं वुड बी को ऑप्टेड एज मेंबर ऑफ कमेटी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को हम कमेटी का एक मेंबर बना देंगे। द पैनल वुड लुक इनटू ऑल पेंडिंग एंड फ्यूचर कंप्लेंट ऑन दिस इशू। तो ये जो पैनल है, ये जो कमेटी है, जितनी भी पेंडिंग है और फ्यूचर की कंप्लेंट्स हैं उनको देखने का काम करेगी। इसके अलावा ये जो कमेटी है क्या काम करेगी, ये अप्रूवल के लिए, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको देखेगी। यदि कहीं कोई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट है, ग्रीवांसेस है, उसको निपटाएगी। कंसर्निंग ट्रांसफ़र और इंपोर्ट इनटू इंडिया और प्रोक्योरमेंट और वाइल्ड लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल बाय एनी रेस्क्यू और रिहेबलाइजेशन सेंटर और जू by taking assistance and cooperation whenever need from all department and authorities across India।
इसके अलावा ये कमेटी ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, कॉपरेशन ले सकती है जब कभी उसको ज़रूरत पड़ रही है डिपार्टमेंट से और अथॉरिटीज़ से पूरे इंडिया में। वी आल्सो डायरेक्ट दैट ऑल कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड मे बी फॉरवर्डेड फॉर विथ टू हाई पावर्ड कमिटी फॉर कंसिडरेशन एंड रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। तो कोर्ट ने डायरेक्ट दिशा निर्देश जारी किया था स्टेट को, सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, ठीक है, शुड फोर्थविथ रिपोर्ट सीजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और अबैंडनमेंट ऑफ कैप्टिव